ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जिन्हें पिछले 4-5 वर्षों से सुनता आ रहा हूँ, जिनकी राष्ट्रवादी विचारधारा का मैं हृदय से सम्मान करता हूँ, उनके साथ मैं कभी इस प्रकार से बात कर पाऊँगा, पर आज वो सच में हो रहा है। आज हमारे साथ में हमारे चैनल पर विवेक सर आए हुए हैं और हम उनके साथ में बहुत सारी, ढेर सारी बातें करने वाले हैं। द कश्मीर फाइल्स के बारे में भी, बॉलीवुड के बारे में भी, फ़िल्मों के बारे में, कला और साहित्य के क्षेत्र के बारे में, उसके आड़ में होने वाले पॉलिटिक्स के बारे में, कई सारी हम इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप आखिर तक पूरा ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। जो भी मित्र जुड़े हुए हैं, सभी प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो विवेक सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मेरे इतने छोटे से चैनल को आपने समय देने योग्य समझा, इसलिए आपका हृदय से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। मैं तो बहुत ही छोटा सा फिल्म मेकर हूँ। यहाँ पे 4 साल में एक फिल्म बनाता हूँ, तो यहाँ तो सब नंबर से गेम चलता है, तो उस मामले में तो मैं बहुत छोटा हूँ। तो छोटा बड़ा नहीं होता है, पर आप बहुत ही दिल से, शिद्दत से, बहुत प्रेम से और एक बहुत ही अच्छे मकसद से ये काम करते हैं। तो आपका उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन और आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि आपको ये कार्य करने की प्रेरणा, इतना साहस, इतनी ताकत कहाँ से मिलती है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आप फ़िल्म इंडस्ट्री से हैं और फ़िल्म इंडस्ट्री में राष्ट्रवादी विचारधारा से होना और वो उसे खुलकर व्यक्त करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत साइड में कर दिया जाता है या उसके एक प्रकार से उसके आत्मसम्मान को पैरों तले रौंदा जाता है, उनकी फ़िल्मों को या तो इग्नोर कर दिया जाता है या उनका मज़ाक उड़ाया जाता है। तो ये सब पता होते हुए भी आप ये जो कार्य कर रहे हैं, ये पूरा जो एक प्रकार से हम लेफ्ट का इकोसिस्टम कह सकते हैं, उनके विरुद्ध ये जो लड़ने की ताकत है, साहस है, प्रेरणा है, वो आपको कहाँ से मिलती है? देखो क्या है प्रतीक की, क्या होता है कि आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि एक गांव था, उसमें एक गडरिया था, रोज जाता था पहाड़ के पीछे अपने भेड़ों को लेके। हुँ, और उसके उसके गांव में सब लोग बड़े बदसूरत थे, बहुत बदसूरत थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उसको एक बहुत सुंदर सी परी दिख गई। तो उसने परी परी से कहा कि मेरे गांव चलो। और परी जो बड़ी सुंदर थी उसको लेके गांव आ गया। और जब वो खूबसूरत परी गांव में आई, तो वहां के जितने लोग थे वो उससे बहुत डर गए और डर डर के भागने लगे, क्योंकि उनने कभी सुंदरता देखी नहीं थी। वो आपस में एक दूसरे की बदसूरती देख के बड़े हुए थे। तो कई बार क्या होता है, जो चीज हमें दिखती नहीं है हम उसको बड़ा एक्सेप्शनल मान लेते हैं। अब ऐसा है कि जब बच्चा पैदा होता है, कोई भी, तुम पैदा हुए, बच्चे हमेशा हिम्मत के साथ पैदा होते हैं। बच्चे अंधेरे कमरे में भी चले जाते हैं, कुछ भी तोड़ देते हैं। देखो बच्चे कहीं से भी कूद जाते हैं। अगर हम गांव के हैं तो हमारे यहाँ खेत खलियान होते थे। हम छोटे बच्चे थे तो ये भी नहीं सोचते थे कि गिर जाएंगे या पेड़ का तना टूट जाएगा। तो कई बार ऊपर चढ़ जाते थे, गुलमोहर के पेड़ में चढ़ जाते थे, वो टूट जाता था तो नीचे गिर जाते थे। जामुन हुँ, का हुँ। पेड़ टूट जाता है अक्सर तो, पर हमें डर नहीं लगता था, फिर उठते थे, फिर चढ़ते थे। पर धीरे धीरे हम जब बड़े होते जाते हैं तो जो सिस्टम है हमको कमजोर बनाने लगता है। हमको हमको धीरे धीरे झूठ बोलने पे, कॉम्प्रोमाइज करने पे विवश करता है। तो चूंकि बराबर। बॉलीवुड पूरा कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोगों से भरा हुआ है, एक से एक मक्कार और चोर लोगों से भरा हुआ है, एक से हुँ, एक झूठे लोगों से भरा हुआ है, तो उसमें अगर कोई आदमी ईमानदारी से खड़े होके बिना पैसे का लालच किए हुए सिर्फ अपनी कहानी बताने की कोशिश करता है, तो ये लोग उसका विरोध करते हैं, क्योंकि उसकी सक्सेस से ये लोग एक्सपोज हो जाते हैं। तो बराबर। जैसे जैसे आप देखिए, अगर 10 लोग बैठ के खूब शराब पी रहे हैं और फालतू की गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, और एक आदमी बोले नहीं मैं शराब नहीं पीता हूँ, वैसी बात नहीं करते, तो सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, उसको मज़ाक उड़ाते। डिमोरलाइज कर देते हैं। कहते हैं अरे तुम्हें तो जिंदगी जीनी नहीं आती, जिंदगी तो हम हुँ, जी रहे हैं। तो आपने सुना होगा ये। बराबर। तो ऐसा है, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक्सेप्शनल काम कर रहा हूँ। मैं तो वो कर रहा हूँ जो मेरे हृदय चाहता है, जो मेरा हुँ, कर्तव्य है। मैं मुझे ये बात समझ में आई कि भारत एकमात्र ऐसा देश है पूरे विश्व में जहां पे भारत में रह के भारतीय मुद्दों पे फिल्में नहीं बनती। भारत का जो ग्रेट कल्चरल हेरिटेज है उस पे फिल्म नहीं बनती है। बराबर। आज अमेरिका में आप एक चर्च पे एक पत्थर फेंक दीजिए, 10 फिल्में बन जाएंगी। अमेरिका में एग्ज़ैक्टली। आप 10 लोगों को मार डालिए, कितनी फिल्में बन जाएंगी। 3-1 हजार लोग मरे थे वहां पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, और उन्होंने कितनी डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्में, दुनिया भर की चीजें बना दी, किताबें लिख दी। हमारे यहाँ 4 से 5 हजार लोग कश्मीरी हिंदू हमारे गए, कत्लेआम। वहां तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, उसमें, हुँ, यहाँ पे तो उनको रेप किया गया, उनको काटा गया, बोरों में बंद करके फेंका गया। आज 30-32 साल हो गए, एक फिल्म नहीं बनी।
जो 2-3 फिल्में किसी ने बनाई विदु विनोद चोपड़ा जैसे लोगों ने या विशाल भारद्वाज ने हैदर वैदर, तो वो भी पूरी तरह से प्रोपेगेंडा कर दिया कि बराबर। टेररिज्म को जस्टिफाई कर दिया उन्होंने उठा के। हम्म। अब ऐसे में सब चुप बैठे हैं, कोई बोल ही नहीं रहा उसके खिलाफ, किसी बराबर। को परवाह ही नहीं है। पूरा का पूरा आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन्होंने फॉरेनर्स को बेच दी है, कोई इसके खिलाफ बराबर। आवाज ही नहीं उठाता है। तो मैंने कहा फिर उन विषयों पे जिस पे कोई फिल्म नहीं बनाता है, सब कहते हैं उनमें पैसा नहीं है और जान को खतरा है, तो मैं जान पे भी खतरा लूंगा, पैसे भी नहीं कमाऊंगा, लेकिन इन विषयों पे मैं अगर नहीं बनाऊंगा तो अगले 100 साल तक कोई दूसरा विवेक अग्निहोत्री पैदा नहीं होगा कोई बॉलीवुड। कोई हिम्मत नहीं तो मैं करेगा। ये यंगर जनरेशन के लिए कर रहा हूँ, मैं रास्ता बनाऊंगा, तुम उस पर चलो। बराबर। सर, मैंने अभी हाल ही में आपके इंटरव्यू में सुना कि आपको कई सारी घटनाओं को टोन डाउन करना पड़ा। आपने कहा कि अगर पूरी सच्चाई दिखा देते तो वो झूठ लगने लग जाता। तो क्या आप ऐसी कोई 2-3 घटनाओं के बारे में बता सकते हैं कि जिन्हें दिखाते समय आपको अंदर से चिंता हुई कि मैं ये कैसे दिखा पाऊंगा स्क्रीन पर, इतनी सच्चाई, इतनी भयानक सच्चाई? मतलब ओके, आपको मैं आपको कितना टोन डाउन करना पड़ा, कैसे करना पड़ा, प्लीज मैं बताइए। बता आपको मैं 2-3 हाथ से बताता हूँ। फिर में एक डायलॉग भी आप देखेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा वो डायलॉग। उसमें वो कहता है कि कश्मीर का सच इतना सच है कि झूठ लगता है, क्योंकि इंसान उसी चीज पे विश्वास करता है जिसको आपकी आंखों ने देखा हो या अनुभव किया हो, वरना आप बाकी चीजों को मानते नहीं है। कश्मीर की कथा इतनी ज्यादा दर्दनाक है, वो जो अत्याचार है उसमें इतनी ब्रूटैलिटी, इतनी क्रूरता है, मुझे आश्चर्य होता है इतनी क्रूरता से। तो शेर को भी मैंने कभी गाय बकरियों को फाड़ते हुए नहीं देखा है। शेर भी चारों तरफ देखता है, कोई देख तो नहीं रहा, कोई आसपास तो नहीं, तब करता है। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि सन 1990 जिसको हम लिबरलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन का जमाना कहते थे, उसमें किसी के कान पे जूं नहीं रहेंगी। तो जब हमने इसे किया, जैसे फॉर एग्जांपल आप गिरजा टिक्कू जी का केस जानते होंगे, अब उनका जैसे गैस लीक हुआ है, मेरे में हिम्मत नहीं हुई, मैं सच बोल रहा हूं, मैं दुनिया मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मैं कितना हिम्मत है या करेज है या मैं बोल्ड हूं, पर मैं आपसे सच कह रहा हूं, सारे व्यूअर से हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, मैं नहीं कर सकता, इस जन्म में तो नहीं कर सकता, आगे देखा जाएगा जो भी होगा। तो उसको मैंने एक सिंबॉलिक तरीके से किया। लेकिन एक दूसरा सत्य ये भी है कि मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि अगर मैं जो कुछ हुआ अत्याचार उसको एज इट इज दिखा दूंगा तो लोग कहेंगे यार ऐसा तो होता ही नहीं, तो प्रोपेगेंडा है, ये तो झूठ मूठ दिखा दिया है। तो इसलिए मैं वो जो एक टेरेंटिनो अनुराग कश्यप की टेरिटरी से दूर रहना चाहता, इसलिए दूर रहना चाहता था, मेरे को कोई ऐसा सेडिस्टिक प्लेजर नहीं मिलता है क्राइम वायलेंस दिखाने में। लोगों को बात समझ में आनी चाहिए, कहानी का मर्म तात्पर्य समझ में आना चाहिए कि जब इंसानियत की एब्सेंस होती है, जब हैवानियत को आप अलाउ कर देते हैं और उसको इंटेलेक्चुअली, आइडियोलॉजिकली, क्रिएटिवली जस्टिफाई करते हैं या खामोश रहते हैं उसके खिलाफ, तो नतीजा क्या होता है वो मैं लोगों को बताना चाहता था, इसलिए मैंने उनको थोड़ा कम टोन डाउन की। सर, ट्रेलर में कुछ बाल कलाकार भी दिख रहे हैं। ट्रेलर के बिल्कुल अंत में एक बच्ची है जो जो जब दुख से बिल्कुल कहराती है, चीखती है। उस सीन ने जिन्होंने भी ट्रेलर देखा सभी को रुला दिया, अंदर से तोड़ दिया। तो वो एक बच्ची का पात्र और एक बच्चा भी है जिसे कुछ लोगों ने पकड़ कर रखा है, ट्रेलर के अंत में हम देखते हैं। तो उन बच्चों से जब आपने ये करवाया तो उन्होंने आपने समझाया होगा कि ये क्या है, क्या हुआ था, तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, उनकी भावनाएं कैसे थी, उन बच्चों ने कैसे रिएक्ट किया ये जब जानने के बाद में? देखिए इसमें तो कई बच्चे हैं, एक नहीं 3-4 बच्चे हैं इसमें। तो अब जिस बच्ची की आप बात कर रहे हैं जो चिल्लाती है, उसको तो कुछ समझ नहीं थी, वो तो पहाड़ों में रहती है, उसने कभी जीवन में देखा नहीं ऐसा कुछ। तो हम लोगों ने जो टेरर वाले सीन्स थे, गोली चलना, ये करना, ये हमने कश्मीर में शूट नहीं किया, बाकी सब कश्मीर में किया। वो जानबूझ के, इसलिए सिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था उसमें गोलियां चलती हैं, आवाज आती है, वो सब है, तो उसको लेके फिर आर्मी सब अलर्ट हो जाते हैं, तो इसलिए उसको हम लोगों ने इसको मसूरी में शूट किया। तो ये तो उत्तराखंड की बच्ची थी, इसने तो कभी जीवन में किसी को झापड़ मारते नहीं देखा था, वो तो अलग मिट्टी की बनी थी, देव स्थल जिसको बोलते हैं वहां की थी। बराबर। तो और देखिए ये असली में तो खून बहता नहीं है, असली में तो गोलियां चलती नहीं है, आजकल तो सब स्पेशल इफेक्ट्स में भी होता है। अब उस बच्ची को देख रही है कि जिस एक्टर के साथ मैं एक्टिंग कर रही हूँ, गोली लग रही है, चिल्लाना है,
तो वो कर नहीं पा रही थी, तो मैंने उसको बोला कि पल्लवी, किसी ने बोला कि अच्छा तुम्हें जितनी चॉकलेट्स चाहिए सामने दुकान में सारी खरीद देंगे, तुमको कर देना। तो वो जब एक्शन, अच्छा इसको एक ही बार टेक कर सकते थे क्योंकि हम लास्ट सनसेट पे कर रहे थे, और एक बार वो ब्लड लग जाता है तो फिर गलत हो जाए तो उसे धोने होने में बहुत टाइम लगता है। बहुत टाइम तो लग एक ही चांस था, तो पहले तो उसको ये लालच दिया, और जब रियल सीन चालू हुआ और जैसे ये ब्लड उछला और सामने से नारे लगाते हुए गलिफ शरीफ बहुत सारे लोग निकले, आप फिल्म देखेंगे तो उसमें ऐसे ही शॉट। तो वो लड़की, पता नहीं उसे क्या हुआ, बच्ची वो चिल्लाई तो रुकी ही नहीं, चिल्लाती ही रही, वो लोग चले गए, ऐसा रोने लगी। इसलिए वो फिल्म में बहुत लंबी चीख है उसकी, छोटी नहीं, इतनी लंबी है कि खत्म ही नहीं होती। कई लोग सोचेंगे साउंड इफेक्ट किया, पर वो असली है। दूसरा जो बच्चा था वो थोड़ा सा बड़ा था, मेरे ख्याल से 10-12 साल का है, पृथ्वीराज। उस बच्चे का तो मुझे नहीं पता, उसकी माँ ने आके, यानी बस यूं समझ लो बस पहुंचना बाकी था, इतने प्यार से मुझसे कहा कि इस लड़के ने जो सीखा है पिछले 1-1.5-2 महीने में, जिंदगी इसको पूरी जिंदगी नहीं सिखा सकती, कोई स्कूल नहीं सिखा सकता। इन बच्चों को ये समझ में आया कि ये वायलेंस और टेररिज्म कितनी बुरी चीज है, कितनी और उससे भयानक भी है। ज्यादा बुरी चीज है अपने कल्चरल हेरिटेज का विनाश। बराबर। सर अभी अनुपम खेर जी या पल्लवी जोशी जी, उन्हें तो जेनोसाइड के बारे में पता ही है कश्मीरी हिंदुओं के, पर जो दूसरे मुख्य कलाकार है फिल्म के, जैसे कि मिथुन चक्रवर्ती जी, दर्शन कुमार, पुनीत इस्सर जी, मृणाल कुलकर्णी जी, चिन्मय मंडलेकर जी, क्या इन्हें इस जेनोसाइड के बारे में पहले से पता था या फिल्म के साथ जुड़ने के बाद आपने उन्हें बताया? वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, पता तो सबको थोड़ा बहुत कुछ होता ही है, लोग न्यूज आज के जमाने में बच भी नहीं सकते, देखते रहते हैं। पता तो सबको आइडिया था, ये सब काफी पॉलिटिकली सोशली अवेयर, पढ़े लिखे, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि इस हद तक हुआ है, क्योंकि ये रिसर्च तो कभी सामने आया नहीं, किसी ने कहानी बताई नहीं वहां की कश्मीर की, तो किसी को पता ही नहीं है। ये पता है कुछ हुआ है, एक दो नाम गिरिजा टिक्कू या प्रेमी जी, ऐसे 2-4 नाम लोग सुन लिए होंगे, पर देखो प्रतीक क्या है कि जानना और देखना दो अलग चीज है। हुआ कि जब हम पिक्चराइज कर रहे थे, मेरी स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग जो है, जिस तरह से मैं डायरेक्ट करता हूँ, मैं कभी ऐसे नहीं करता हूँ कि फिल्म बना रहा हूँ। मेरी फिल्म में आपको कैमरे, लाइट, इन चीजों का मैं बिल्कुल अलग रखता हूँ उनको। मैं रियलिटी क्रिएट कर देता हूँ, जैसे वो असली हो रहा है, और मैं दूसरे टेक का मौका भी नहीं देता। यही है, इसमें तुम्हें कूदना है, इसी में मरना है, यहीं पे आग लगेगी। जैसे एक सीन है, उसमें कार में जा रहे हो, चारों तरफ से आग की मशालें ले लेके लोग मार रहे हैं, तो मैंने उसे रियल कर दिया। एक्चुअली उससे कार में थोड़ी आग भी लग गई थी, लेकिन मैंने रियल कहा कि तुम कूदो, जो करना है करो। तो उससे होता क्या है कि जब आप देखते हैं, तो अनुपम खेर और जो दूसरे एक्टर थे कार के अंदर, उनने कहा गाड़ी रोको 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 रोको, उनकी जान सूख गई, उनको लगा जैसे लोग सच्ची में उनके ऊपर आ रहे हैं। तो जब आप देखते हैं, महसूस करते हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो एकदम अलग होता है जानने से। तो इन लोगों को पता तो था, लेकिन इन्हें देखा नहीं था, तो पहली बार इन्हें शूटिंग करते हुए देखा। सर अब मैंने देखा, जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है द कश्मीर फाइल्स का, तभी से ट्रेलर के नीचे या दूसरे भी जो कुछ ट्रेलर रिव्यूज वगैरह मैंने देखे, उनके नीचे कई सारे ऐसे कमेंट्स मैंने देखे हैं कि लोग द कश्मीर फाइल्स के नाम का यूज करके बॉलीवुड को डिफेंड कर रहे हैं कि फाइनली बॉलीवुड हैज कम बैक टू सेंसेस, बॉलीवुड को होश आ गया है। तो बॉलीवुड को डिफेंड करने के लिए एक प्रकार से द कश्मीर फाइल्स का यूज किया जा रहा है इस नाम का। तो क्या ये उनकी पीआर टीम है, या मतलब आप कई सारे खुद इंटरव्यूज आप स्वयं कह रहे हैं कि भाई बॉलीवुड ने कैसे आपको अलग थलग कर दिया, कहीं से भी आपको कुछ सपोर्ट नहीं, क्रिटिक्स वगैरह इन्होंने भी किस प्रकार से रिव्यूज नहीं किए हैं ट्रेलर के, फिर भी द कश्मीर फाइल्स के नाम का यूज करके बॉलीवुड को डिफेंड किया जा रहा है। देखिए, मैं तो बॉलीवुड से रिजाइन कर चुका हूँ बहुत साल पहले, मेरा बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं है। बॉलीवुड देखो कोई जगह तो नहीं है, कोई फैक्ट्री ऑफिस जहां जाए और नौकरी करे, ऐसा तो बॉलीवुड नहीं है। बॉलीवुड एक माइंडसेट है। सिर्फ इसलिए कि मैं कैमरे में फिल्म बनाता हूं तो मैं बॉलीवुड हूं, ये तो गलत बात है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरा बॉलीवुड से ना तो मैं उन लोगों से मिलता हूं, ना जुलता हूं, ना वो मिलते हैं, उनने मेरा बॉयकॉट कर रखा है, और मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूं। अब होता क्या है कि चलती गाड़ी में हर कोई चढ़ना चाहता है, तो वो अब इसको वो पूरी कोशिश करेंगे। देखो, हमने तो विवेक अग्निहोत्री की फिल्म को बनने दिया और आने रिलीज होने दिया। दिया। हाँ, पर कोई नहीं जानता कि इस यहाँ तक पहुंचने में मुझे कितनी कितनी जद्दोजहद, कठिनाई कितनी आई। लड़ाई लड़नी पड़ी है, क्या क्या संघर्ष और त्याग त्याग कितना त्याग, मैं नहीं, मेरे बीवी ने, मेरे बच्चों ने, मेरे घर वालों ने, बराबर। रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने कितना त्याग किया है।
मेरे साथ जो काम करते हैं उनने कितना त्याग किया है, इसकी कल्पना तो कोई नहीं कर सकता। और त्याग इसलिए नहीं किया कि हमें कोई शौक है कि चलो अपना घर गांव पे लगा के फिल्म बनाओ। वो त्याग इसलिए किया कि बॉलीवुड जो है वो इंडियन कल्चरल एवोल्यूशन का दुश्मन है। आज जो बराबर। इंडिया के सॉफ्ट पावर की जो ताकत है उसको डाइल्यूट करता है। और मेरे हिसाब से जिस तरह से अर्बन नेशनल देश के दुश्मन है, जो ये बॉलीवुड माइंडसेट के लोग हैं वो भी देश की कल्चरल परंपरा के दुश्मन है। इनसे बराबर। लड़ना उतना ही आवश्यक है जितना देश के दुश्मनों से। ऐसा मेरा ऑनेस्ट विचार है जो मैं पहली बार आज आपकी चैनल पे बोल रहा हूँ। सर, क्या आपको लगता है कि ये जो आर्ट एंड लिटरेचर का जो क्षेत्र है उसके पास पॉलिटिशियंस से भी ज्यादा पावर होती है? क्योंकि पॉलिटिशियंस जो बातें बोलते हैं वो उतना इम्पैक्ट नहीं करती है जितना फिल्म में या कला और साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो ज्यादा समाज को इन्फ्लुएंस करते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, फिल्म की जो ताकत है इंडिया ने अंडर एस्टिमेट किया है। जब बराबर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो अमेरिकन गवर्नमेंट व्हाइट हाउस में ने हॉलीवुड के दिग्गज जो स्टूडियोज थे, फिल्म मेकर्स थे, उनको बुलाया था। और खुद सरकार ने, वहां की CIA ने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर पंप इन किए थे ताकि वो एक नैरेटिव क्रिएट कर सके और सॉफ्ट पावर से वर्ल्ड वॉर को जीत सके, जिसका उनको बहुत फायदा हुआ। ज्यूज लोग जो सबसे प्रताड़ित कम्युनिटी मानी जाती है विश्व में होलोकॉस्ट में, उन लोगों ने सिनेमा को अपना जरिया बनाया और शिंडलर्स लिस्ट, पियानिस्ट, ऐसी 50,000 कभी भूलने ही नहीं दिया उन्होंने। कम से कम 50 से 100 के बीच में फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज है। हम्म। तो उन्होंने सारी दुनिया को अपनी कहानी कभी भूलने नहीं दी। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, बॉलीवुड जो था वो तो सिर्फ रोमांस में और अपना आधिपत्य जमाने में उसमें बिजी हो गया। इनने कभी सॉफ्ट पावर की तरह यूज नहीं किया। लगान फिल्म देख के जब मैं अमेरिका गया था, लगान फिल्म देखने के बाद अमेरिकन को पहली बार ये पता चला था कि भारत गुलाम भी था। तो आप देखिए फिल्म की कितनी बड़ी ताकत होती है। अब कश्मीर फाइल्स की ताकत यह है कि 70 साल से भारत सरकार डिप्लोमेटिकली कोशिश कर रही है कश्मीर के मुद्दे को अमेरिका में स्थापित करने की, पर पाकिस्तान हमसे ज्यादा लॉबी करता है पैसे देके। इसलिए अमेरिका के लोग ये मानते हैं, खास तौर पर वहां की सरकार के जो लिबरल डेमोक्रेट्स है, वो ये मानते हैं कि भारत ने इलीगली कश्मीर पे आधिपत्य जमा ऑक्यूपाई रखा है किया और कश्मीर देखा। नहीं होना चाहिए। अब ये कोशिश भारत के एम्बेसडर सब कर रहे हैं। सबसे मैं मिला, मैं एम्बेसडर साहब ने भी बुलाया था, सबसे मिला। और मैंने भारत के कई उच्च वर्ग के जगह पे जो है उनसे मैंने कहा था मैं इसको डिप्लोमेटिकली यूज करूंगा। वॉशिंगटन DC में हमारी फिल्म देखने के बाद कैपिटल हिल में हमारे लिए कांग्रेचुलर रिसेप्शन रखा गया। जो ये ऑनर, ये इज्जत किसी भारतीय फिल्मकार को तो छोड़िए, राजनेताओं को तक नहीं मिली है, किसी को नहीं मिली है। पर मीडिया ने तो कहीं पर भी कवर नहीं किया, भारत की मीडिया ने तो कहीं पर भी कवर नहीं किया वो क्यों करेंगे भाई, इसमें उनकी हार है ना। तो आप ये देखिए वहां पे डेमोक्रेट पार्टी के जो लिबरल हैं और कंजर्वेटिव पार्टी के रिपब्लिकन जो कंजर्वेटिव हैं, इनके दोनों के कांग्रेसमैन जब आए, उन दोनों कांग्रेसमैन ने कहा कि हमें पहली बार ये पता चला है कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या जुर्म हुआ है। ये कांग्रेशनल रिसेप्शन में वहां के अमेरिकन कांग्रेसमैन, दोनों पार्टी के लोगों ने ऑफिशियली बोला है, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है सारी की सारी। अब आप ये बताइए, ये दिग्गज लोग जो है इनको कोई पूछता नहीं वहां पे। और एक विवेक रंजन अग्निहोत्री, जिसको ये खत्म ही सोचते हैं, ये कौन है, ये तो जरूर ये तो राइट विंग का है, तो शायद सरकार से मिलकर करता हो, उसको अगर कांग्रेचुलर रिसेप्शन मिलता है तो इनके हाथों सूझ जाते हैं। अब कहते हैं इसके बारे में लिखो नहीं तो लोगों को पता नहीं चलेगा। तो ये शुक्र की तरह से बिहेव करते हैं, अपना सर गाड़ लेते हैं अंदर और सोचते हैं दुनिया नहीं सुनेगी। पर लोग बहुत बहुत अकलमंद हैं, लोग बहुत समझदार हैं। ये मैं मिडिल क्लास छोटे शहर का लड़का हूं, तुम्हारी तरह प्रतीक, बिल्कुल तुम्हारी तुम्हें देख के अपनी याद आ रही है। पर मैं अकलमंद हूं, तुम भी अकलमंद हो। ये समझते हैं कि सारी जनता जो है वो मूर्ख है, कुछ समझ में नहीं। महामूर्ख ये लोग। सर, आपने अभी कहा इसी उत्तर में कि भारत के फिल्म मेकर्स ने कभी भी फिल्म इंडस्ट्री का सॉफ्ट पावर की तरह यूज नहीं किया। पर भारत के जो लेफ्टिस्ट फिल्म मेकर्स है या इवन जो लेफ्ट की विचारधारा से जुड़े हुए जो पॉलिटिशियंस आदि है, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बढ़िया से यूज किया है। मैंने तो ये देखा है कि ज्यादातर उनका बहुत पकड़ रही है इस फिल्म इंडस्ट्री पर। तो इस पर आप कुछ बताइए। बिल्कुल, आपने बहुत सही बोला, एकदम करेक्ट बोला कि देखिए सॉफ्ट पावर का क्या मतलब होता है। देखिए, एक होता है आपका हार्ड पावर, मतलब आपकी आर्मी, रॉकेट, सैटेलाइट्स, ये एक हो गया हार्डवेयर की तरह। सॉफ्ट पावर मतलब आपकी कविताएं,
आपके ड्रामा, आपका म्यूजिक, आपका डांस, आपका कल्चर, आपका खाना, आपका पहनावा, इन चीजों से एक राष्ट्र जो है अभी ग्लोबलाइज वर्ल्ड में इन दो चीजों का इस्तेमाल करता है अपना, अपने को ऊपर ले जाने के लिए, और अपनी नैरेटिव सक्सेस ऐसी बिल्ड। पता चलती है। जी हाँ, अपना विश्व में अपना नाम बनाने के लिए। और मॉडर्न वॉर्स जो है आजकल सॉफ्ट पावर से, नैरेटिव बिल्डिंग से करते हैं। चाइना ने तो देखिए किसी को अटैक नहीं करता, कहीं जाता नहीं, आता नहीं, लेकिन इतना बड़ा सिर्फ सॉफ्ट पावर को यूज करके हो गया। कोरिया को देखिए, आज कोरिया पिछले 5-10 साल में वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरटेनमेंट सेंटर बन गया। उनका म्यूजिक, उनका फिल्म्स नंबर 1। नेटफ्लिक्स में आपने देखा होगा मनी आइस्ट, वो सारी स्क्विड गेम वगैरह उन्होंने किया। और उसके कारण पैसा भी आता है, उससे टूरिज्म बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है, पैसा आता है, कंट्री की इमेज अच्छी बनती है। हॉलीवुड हमेशा दिखाता है विश्व में कहीं पे भी कोई भी समस्या आए, हॉलीवुड का स्टार जाके उसको बचाएगा। हॉलीवुड, अमेरिका इज द ग्रेटेस्ट, उन्होंने अपना मोटो बनाया। हमारे लोगों ने सॉफ्ट पावर कैसे यूज किया, भारत को विश्व में बदनाम करने के लिए, बदनाम करने के लिए। इन्होंने इसलिए यूज किया कि देखो, फ्री कश्मीर पे फिल्म हैदर हैदर, ये फिल्म फ्री कश्मीर कैंपेन का ही एक सॉफ्ट प्रोपेगेंडा है। इन लोगों ने तो अपना सब जमा लिया और सारी दुनिया में जाके इमेज बना दी थी कि भारत रहने लायक नहीं है, यहाँ अत्याचार होता है मुस्लिमों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ, यहाँ पे जात पात है, एकदम बेकार कंट्री, कौन है यहाँ पे। इस तरह से इनने इसका इस्तेमाल किया है। लेकिन जब इनकी बात आती है, अगर इतने प्रोग्रेसिव और लिबरल हैं, तो जिस कश्मीर में औरतों को गोली के डंडे मार मार के बुर्का पहनाया जाता है, जहां औरतों को डांस करने की, गाना गाने की, एक्टिंग करने की आजादी नहीं है, जहां लड़कों को एक्टिंग करने की, गाना गाने की, डांस करने की आजादी नहीं है, जहां थिएटर्स भी जला दिए थे, देखने की आजादी नहीं, किसी चीज की आजादी नहीं है, किसी और फेथ को मानने की आजादी नहीं है, जहां पे इतनी बर्बरता, क्रूरता और इनह्यूमैनिटी है, उसके अगेंस्ट से लिबरल प्रोग्रेसिव एक शब्द कभी नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। दुनिया भर में ज्ञान देंगे आपको, पर कभी नहीं बोलते। तो ये हिपोक्रेसी है। मैंने अर्बन नक्सल्स बुक इसी से डील करती है। सर केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व में अगर हम देखें तो कला और साहित्य के क्षेत्र पर, आर्ट एंड लिटरेचर पर हमेशा से ही लेफ्ट का वर्चस्व रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि उनकी पकड़ हमेशा से ही आर्ट एंड लिटरेचर पर रही है? इवन जो अवार्ड सेरेमनीज होते हैं, पुरस्कार समारोह, या बड़े बड़े जो फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, वहां पर भी अगर हम देखें तो लेफ्ट लीनिंग विचारधारा की जो फिल्में होती है उन्हें ज्यादा प्रमोट किया जाता है। तो ऐसा क्यों है, क्यों उनका वर्चस्व ज्यादा रहा है हमेशा से? ऐसा है कि पिछले, जब से अंग्रेज लोग आए, तो जो लोग अंग्रेज लोगों की चमचागिरी करते थे, उनको आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, एजुकेशन ऐसी जगह में पावर मिल जाता था। अब कोई प्रोफेसर है समझिए कहीं पे हिस्ट्री का, उसने सरकार के आगे घुटने टेक दिए, उसको वहां पे प्रोफेसर बने रह दिया, और जिसने स्वतंत्रता संग्राम की बात उठाई, स्वराज्य की, उसको निकाल के जेल में डाल दिया। तो बचे खुचे थे वो लोग। जब आजादी मिल गई तो जवाहरलाल नेहरू को भी बहुत शौक था, उन्होंने भी हमेशा जैसे नूरुल हसन साहब को बना दिया, मौलाना साहब को बना दिया, उनको सेकुलरिज्म के चक्कर में उन्होंने कम्युनिस्ट, इस्लामिस्ट जो लॉबी थी, उसी के लोगों को इन्होंने एजुकेशन और कल्चर का भार दिया। इंदिरा गांधी ने भी वही किया, उनने जो केजीबी से पेड कम्युनिस्ट और जो लेफ्टिस्ट थे, उन लोगों को एजुकेशन मिनिस्टर, जेएनयू का वाइस चांसलर, सारी कला, जो कला सब जगह बिठा दिया, कला जी, सब उसमें उन लोगों को भर दिया। अब ये 70 साल से राज कर रहे हैं। अब 2014 में एक बदलाव आया। 2014 में पहली बार हिंदी, मराठी, तेलुगु, वर्नाकुलर लैंग्वेज बोलने वाले देसी लोग, उनको धीरे धीरे एम्पावर होना, वो लोग शुरू हुए। ये तो अभी 6-7 साल हुए हैं, राइट। सारे जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, बॉलीवुड, रेडियो, पब्लिशिंग, मीडिया, फिलोसफी, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज, पे तो ये कब्जा करके बैठे हैं शुरू से। तो जमींदार की जमींदारी को तोड़ने के लिए एक ही अमिताभ बच्चन नहीं लगता, उसके अगेंस्ट कम से कम 100,000 अमिताभ बच्चन लगते हैं। और जमींदार को चैलेंज करके उसको अपनी गद्दी से हटाना 2-3 घंटे की फिल्म का काम नहीं है, ये लंबी यात्रा है। लेकिन अब आप ये देखिए, आज प्रतीक बुराड़े 2014 के पहले तो कहीं कोई जानता नहीं था, आपको नाम भी नहीं सुना था आपका, पर आज आपको एक मौका मिला। आप जैसे कितने हजारों लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं और इनसे लड़ रहे हैं, सबको इनकी धूर्तता, इनका कमीनापन, इनकी हिपोक्रेसी सबको समझ में आ गई है। आज भारत का जो युवा है, आपको मैं गारंटी करता हूं, वो 10-20 साल बाद अपनी क्रिएटिविटी से, अपने अच्छे काम से, जिस विश्व गुरु की हम कल्पना करते हैं, उसे कौन बनाएगा? उसे मोदी जी या विवेक अग्निहोत्री या बाकी लोग तो बनाएंगे नहीं, वो तो प्रतीक जी आप जैसे ही यंग लोग बनाएंगे। और आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप तोड़ तो रहे हैं उस नैरेटिव को जो 70 साल से एस्टेब्लिश्ड है। पहले तो भाई बिल्डिंग को
हथौड़ा मार के दरार डालनी पड़ती है उसमें। जब दरार पड़ती है तभी आप बिल्डिंग को गिरा सकते हैं। तो वो दरार डालने का काम आप लोग कर रहे हैं और आपके आने वाली जनरेशन उसे तोड़ने का काम करेगी। सर मैंने देखा है कि जो लेफ्ट के नैरेटिव मतलब लेफ्ट जो फिल्म मेकर्स होते हैं वे चाहे स्पोर्ट्स फिल्म बनाए या फिर हॉरर फिल्म बनाए, थ्रिलर बनाए, पॉलिटिकल ड्रामा बनाए, रोमांटिक फिल्म बनाए या किसी भी जोनरा की फिल्म बनाए, वे बहुत सटल वे में अपना नैरेटिव उसके माध्यम से हमेशा से पुश करते हैं और हर जोनरा की वो फिल्में बनाते हैं अपने नैरेटिव को सूट करने वाली। पर अगर हम राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स को देखें तो वो ज्यादातर वे वॉर या हिस्टोरिकल फिल्मों तक ही उनकी फिल्में सीमित होती है, ऐसा क्यों? इसलिए कि देखिए, जो लोग अभी आप जिसको राइट विंग बोल रहे हैं, जो लोग फिल्में बना रहे हैं, वो फिल्म नहीं बना रहे हैं, वो अपॉर्चुनिस्ट्स हैं। जिनको हम बोल रहे हैं राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स हैं, उनमें बहुत सारे तो अपॉर्चुनिस्ट हैं। उनको लगता है ये चीज चल रही है तो चलो ये लव स्टोरी को दूसरी तरह से पैकेज कर दो। हीरो को शहर का लड़का क्यों बनाना है, उसको महाराणा प्रताप बना दो, फिर उसकी लव स्टोरी दिखा दो, फिर वही पैक। फॉर्मूले से हटे नहीं है। और बहुत सारे लोग जिनको अभी राष्ट्रवादी मानते हैं लोग, मैं आपको कह रहा हूं, जिस दिन मोदी जी की सरकार नहीं रहेगी, जो सरकार आएगी वो उसकी भक्ति करने लगेगी। उनको टिके रहना है, इसलिए इन्हें फॉर्मूला बनाया बड़ा अच्छा। और ऐसे एक नहीं, कम से कम 15-20 कपल्स हैं इस इंडस्ट्री में। मेरे और पल्लवी जी के अलावा सारे ऐसे ही हैं। हस्बैंड लेफ्ट की बात करेगा, पत्नी राइट की करेगी, बैलेंस करने का राइट की करेगा, पत्नी लेफ्ट की करेगी। और जब सरकार बदल जाएगी, इनका मतलब कहीं और से निकलेगा, तो पत्नी को थोड़े दिन आगे खड़ा कर देंगे या पति को आगे खड़ा कर देंगे और धीरे धीरे अपनी टोन बदल लेंगे। ये यहाँ का, ये सब स्पाइनलेस लोग हैं, सिर्फ पैसे से मत। मुझे एक बात बताइए, अगर वाकई में इन्हें राष्ट्रवादी है और राष्ट्र से इन्हें कोई मतलब है, तो फिल्म के अलावा भी तो कभी राष्ट्र के बारे में बात करनी चाहिए। तब तो कोई कुछ एक शब्द नहीं बोलता है, एक शब्द नहीं बोलता है, सब खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं। उधर लेफ्टिस्ट लोग का भी यही है, देश की बुराई करने में सबसे आगे हैं। लेकिन जब देश वो कोई अच्छा काम करता है, कोई बहुत बड़ा काम करता है, जैसे अभी हमने वैक्सीन के मामले में किया, विश्व में एक अद्भुत हमने काम करके दिखा दिया, तो ये लेफ्टिस्ट लोग एक शब्द नहीं बोलते उसके बारे में। ये एक हिपोक्रेसी जो झूठे मूठे राइट विंग के लोग हैं उनमें भी है, और जो सच्चे लेफ्ट विंग वाले उनमें भी है। सर अभी पिछले 4-5 वर्षों में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का चलन बढ़ा है और अगर हम उनका कंटेंट देखें तो 90 से 95% जो कंटेंट है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आया हुआ, वो ज्यादातर एक वोक और एक जो हाई सोसाइटी कल्चर या एलिट लाइफस्टाइल हम जिन्हें कहते हैं, उस प्रकार की लाइफस्टाइल दिखाने वाली फिल्में 90 से 95% है, जो परिवार को तोड़ने की या सेक्सुअल लिबरेशन की मैसेज वगैरह देने वाली, जिनके साथ इस देश के 90 से 95% लोग कनेक्ट ही नहीं हो पाए थे। और ऐसी फिल्मों को या वेब सीरीज को अगर हम IMDb पर भी देखें या सोशल मीडिया पर, लोगों ने बहुत बहुत उनकी आलोचना की है। लगातार वो फिल्में लोग रिजेक्ट करते जा रहे हैं, पर फिर भी ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स उन्हीं फिल्म मेकर्स को और वैसे ही सब्जेक्ट्स को फंड कर रहे हैं। तो क्या इन्हें लोगों की, अपने कस्टमर्स की चिंता नहीं है या कस्टमर्स दूर हो जाएंगे, लोग नाराज हो जाएंगे, क्या इस चिंता नहीं है कि अभी नेटफ्लिक्स के जो CEO उन्होंने भी कहा कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं कि भारत में नेटफ्लिक्स सफल नहीं हो रहा। तो ये सब पता होते हुए भी वो उसी नैरेटिव की फिल्मों को क्यों, ऐसे फिल्म मेकर्स को क्यों फंड करते हैं, या आप जैसे जो फिल्म मेकर्स है उन्हें उनके प्रोजेक्ट्स को फंडिंग क्यों नहीं मिलती या उन्हें प्रमोट क्यों नहीं किया जाता? देखिए, उसका एक दो कारण है, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये ओटीटी क्या है। ओटीटी में देखिए 2-3 तरह के कार्यक्रम है। कुछ एक ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें रॉकेट बॉयज, गुल्लक, पंचायत, जमीन से जुड़ी, आप पसंद करें चाहे ना करें, एक देश की बात, देश के हिस्ट्री की बात, या देश की मिडिल क्लास बहुत ही कम है, लेकिन वो बहुत ही कम है, लेकिन हाँ बहुत कम है ये, पर बहुत कम है, पर थोड़े बहुत है। दूसरे कौन है जो सेक्रेड गेम्स, मिर्जापुर इस तरह का करते हैं। ये इन लोगों को कोई देश से जुड़े इंडिया का आइडिया नहीं है। इनको लगता है कि गाली गलौज, शराब और ये और इस तरह की बातें करते हैं, लोगों को टिटिलेट करेंगे तो शायद लोग देखेंगे। ये इनका अपना परवर्जन है। तो एक तो इस तरह के हैं। तीसरे वो जो है एक पूरी तरह से लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं, और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी भारतीय विरोधी है, उसके अंदर ही, उसकी चेतना में ही भारत का विरोध भरा है पूरी तरह से। तो ये तादाद में ज्यादा है। क्यों है, मैं आपको कारण बताता हूं। क्योंकि जब ये ओटीटी इंडिया में नया नया भी आया, तो कोई ऐसे तो प्रोफेशनल्स नहीं है जो ओटीटी का जॉब पढ़ के आए हो, ओटीटी के बारे में जानते हैं, उन्हें जॉब मिले। तो ये जॉब कौन करेगा? तो जिनको फिल्म इंडस्ट्री में कोई जगह नहीं मिली, असिस्टेंट थे भगा दिए गए, या बहुत ही 6 साल से असिस्टेंट थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, या जिनको टीवी इंडस्ट्री ने भी रिजेक्ट कर दिया,
जो किसी के मैनेजर सेक्रेटरी बने वहां से भी आउट हो गए, जर्नलिज्म ट्राई किया वहां से भी आउट हो गए, पीआर कंपनी ट्राई की वहां से भी आउट हो गए, जिनको और कहीं कुछ नहीं मिला तो ओटीटी वालों ने उन्हें पैसा दे दे के खरीद लिया। ये सारे यंग दिल्ली बंबई के, साउथ दिल्ली के रईस लोगों के बच्चे इधर उधर करके, जिनको ये लगता है यार कहाँ इंडिया में पैदा हो गए, यार इंडिया भी अमेरिका जैसा होना चाहिए, जो एक बार लंदन या न्यूयॉर्क घूम आते हैं तो सारे इंडिया को समझाते हैं कि क्या मॉडर्न होता है, क्या फैशन होता है, क्यों दिवाली होली बेकार होती है, क्रिसमस कितना खूबसूरत होता है, क्योंकि मैंने लंदन में देखा था। इस तरह के जो यंग लोग हैं 21, 22, 23 साल की उम्र से 30, 35 साल तक के, इन लोगों ने पूरा अपना वहां पे अधिपत्य जमा लिया है, उन लोगों को नौकरी मिली, वो डोमिनेट करते हैं। जैसे एक ओटीटी चैनल है, उसमें एक लड़की है, वो मेरी असिस्टेंट थी और उन्हें कुछ आता जाता भी नहीं था, मेरी असिस्टेंट थी, और तो कहीं और जॉब नहीं मिल रहा होगा और उन ओटीटी चैनल को कोई और मिल नहीं रहा होगा, उनको ऐसे कोई छोटे से जॉब के लिए कोई चाहिए, उसको रख लिया। अब धीरे धीरे वो ओटीटी ग्रो कर गया, ये भी साथ में ग्रो होते मेरी असिस्टेंट जो थी वो होती गई। अब क्या हुआ, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स आने लगे। अब बड़े फिल्म मेकर्स आए, इनका सपना था उनसे मिलने का, उनके घर जाने का, उनके साथ फोटो खिंचाने का, उनके साथ पार्टी करने का, तो इनका सपना था ये बड़े बड़े स्टार से मिलने का। तो आप देखिए इंडिया में जो शुरू के जितने भी ये बड़े बड़े वेब सीरीज बने, ये वही सेम धर्मा, सेम रेड चिलीज, सेम ये बड़े बड़े वही लोग बना रहे, तो फर्क कहाँ है? ओटीटी एक नया प्लेटफॉर्म था तो नए लोगों को चांस देते, जो इन्हें किया नहीं। तो इन सबकी आइडियोलॉजी लेफ्टिस्ट है और इनको पता है लेफ्टिस्ट बातें करके हमें स्टार्स के घर में एंट्री मिलती है, हमें धर्मा में इधर बड़े बड़ी जगह पे एंट्री मिलती है, तो इसलिए वो उसका भौंकू बजाते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मतलब जितने भी बड़े बड़े विद्वान हुए हैं भारत में, अगर हम देखें कुछ 100 वर्ष पहले भी सब कहते थे कि भारत गांव में बसता है, अगर असली भारत को देखना है तो गांवों को देखिए। पर आज अगर हम फिल्म इंडस्ट्री को देखें तो ये भारत के गांव, वहाँ के जो सामान्य लोग हैं, उनके जो कल्चर है, उनकी जो भावना है, वो कभी भी फिल्म इंडस्ट्री में हमें दिखाई नहीं देती। तो वो भारत के गांव की कहानियां, उनका कल्चर, वो फिल्म इंडस्ट्री में उनकी कहानियां आए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे ये हो सकता है? मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक बहुत ही ज्यादा बड़े फिल्म मेकर हैं, बहुत ही ताकतवर हैं, जो चलाते हैं पूरी बॉलीवुड की नेपोटिज्म इंडस्ट्री को। तो वो मुझे किसी ने बताया था, सच है कि झूठ मुझे पता नहीं, पर ये किस्सा मुझे सुनाया था, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा सुना है, मैं खुद नहीं जानता हूँ। तो वो उन्होंने मुझे बताया कि वो एक बार जब शूटिंग करने के लिए एक गांव का सीन पंजाब में कुछ दिखाना चाहते थे, और जब वो शूटिंग करने पहली बार गए वहां पे, तो उन्होंने कहा अरे गांव ऐसे होते हैं, आप तो शूटिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने यश जी के काफी करीब थे, तो यश चोपड़ा की फिल्मों के गांव देखे थे, तो इसलिए उनको गांव पता नहीं था। गांव क्या होता है मैं जानता हूँ, मैं ऐसे गांव से हूँ जहाँ बिजली भी नहीं, पानी की अब आ गई है बिजली वगैरह पर, तो मैं जानता हूँ गांव कैसा होता है, मैं काफी जिंदगी बिताई है। तो इनको कुछ पता नहीं है भारत के बारे में। एक गांव, और आज की तारीख में ये नहीं कह सकते भारत गांव में बसता है, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि भारत बॉलीवुड में तो नहीं बसता है। कहाँ नहीं बसता है मुझे ये पता है, कहाँ बसता है वो तो बात की बात है। तो भारत जो आज का है वो जेएनयू में और बॉलीवुड में तो नहीं बसता है, नहीं बसता है, बोल सकता हूँ। और इन लोगों के दिलों में तो डेफिनेटली ना तो भारत ना भारतीयता, दोनों चीजें नहीं बसती, नहीं बची है। सर आजकल की जो यंग जनरेशन है वो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ बस एक एंटरटेनमेंट की दृष्टि से देखती है, पर अगर यूएस में अगर हम देखें, अमेरिका में, मैं वहाँ के कई सारे यूट्यूब चैनल्स को भी फॉलो करता हूँ, ऐसे कई सारे चैनल्स हैं जो फिल्मों की फिलोसॉफी के बारे में, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में खुलकर बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। पर भारत में ये हमें नहीं देखने को मिलता है, या होता भी है तो केवल जो लेफ्ट लीनिंग क्रिटिक्स है वही फिल्मों की फिलोसॉफी या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरी तरफ का जो पर्सपेक्टिव है वो हमें कभी देखने को ही नहीं मिलता। मैंने जब चैनल शुरू किया था 4-5 वर्ष पहले, जब मैंने ये बोलना शुरू किया, तो काफी सारी यंग जनरेशन मेरा ही विरोध करने लगी, क्या तुम ये पॉलिटिक्स को फिल्मों से दूर रखो, क्या तुम फालतू का हेट स्प्रेड कर रहे हो, ये वगैरह वगैरह। तो आज की जनरेशन को हम कैसे समझाएं कि सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स तो फिल्म इंडस्ट्री में ही होता है, ये इससे हम कभी भी पॉलिटिक्स को फिल्म इंडस्ट्री से दूर ही नहीं कर सकते। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। ओके, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ ये आपका आखिरी सवाल है, तो इसको इत्मीनान से आपको जवाब देता हूँ, उसका पूछ लेना छोटा सा कुछ। ठीक है। तो पहले तो ये समझिए, ये लोग हमेशा बोलते हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट और डिसेंट और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो पहले तो ये समझिए कि इस्टेब्लिशमेंट होता क्या है। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट वो होता है जो एक गेम के रूल सेट करता है। जैसे आप यूट्यूबर हैं, काफी प्रसिद्ध यूट्यूबर हैं, तो आपका इस्टेब्लिशमेंट है यूट्यूब। यूट्यूब जो पॉलिसी सेट करेगा आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब आप यूट्यूबर हैं और समझिए यूट्यूब कोई बहुत ही
आपका शोषण करने वाली पॉलिसीज बनाती है, उसको तो आप खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन बाहर सड़क पे आके आप भारत सरकार का विरोध करते हैं और कहते हैं मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट हूं, तो ये आपका दोगलापन है। तो आप जानते नहीं एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है। बराबर। जहां तक बॉलीवुड की बात है, बॉलीवुड का एस्टेब्लिशमेंट वो है जो बॉलीवुड के रूल सेट करता है, जो लोगों के करियर्स बनाता है और बिगाड़ता है, जो तय करता है कि अब क्या ट्रेंड चलेगा, उसे बॉलीवुड का एस्टेब्लिशमेंट। वो एस्टेब्लिशमेंट 5-6 लोग चलाते हैं इस इंडस्ट्री में, राइट। जैसे करण जौहर जी हो गए धर्मा के, उनकी ताकत का किसी को अंदाजा ही नहीं है, कितनी ताकत उनकी। एक्चुअली अगर कभी बॉलीवुड का इतिहास लिखा जाएगा तो प्री करण जौहर पोस्ट करण जौहर लिखा जाएगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, बिफोर करण आफ्टर करण, तो बीके एंड एके ऐसा होगा। उनकी ताकत क्या है? उनकी देखिए खुद की कोई ताकत नहीं है, उनकी क्या ताकत है कि स्टार्स उनकी फिल्म करते हैं। बराबर, करेक्ट। और हमारी ताकत क्यों नहीं है? क्योंकि स्टार्स हमारी फिल्म नहीं करते। बराबर। तो एस्टेब्लिशमेंट वो हुए कि हम हुए? वो हुए। जैसे अमिताभ बच्चन ने कहा था वो राजा है, हम रंक हैं। तो जब कोई एक रंक राजा के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता है तो वो है एंटी एस्टेब्लिशमेंट। बराबर। ये ढोंगी लोग नहीं जो खुद एस्टेब्लिशमेंट चलाते हैं और बाहर जाके एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात करते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपने सुना होगा कई सारे डायरेक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो पैसे दे दे के अपने को ट्विटर में ट्रेंड कराते हैं हर चौथे 5वें 10वें दिन। जब सीए की बात आई थी तो ये सब लोग प्लेकार्ड ले लेके बैठ गए थे और ये डिबेट कर रहे थे कि हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। तब मैंने एक ही सवाल पूछा था जिसके चलते इन सब ने मुझे ब्लॉक कर दिया था। मैंने पूछा था इतने एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो तो बॉलीवुड के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाते हो? वहां तो पूरी तरह से एक्सप्लॉइट होते हो। बराबर। वहां तो कोई तुम्हारे सर पे भी जूता रख दे तो तुम्हें कहते हो आपका आशीर्वाद है, प्रसाद है। इनकी किसी की हिम्मत है किसी स्टार के बारे में कुछ बोलने की? एक आदमी की। आज जो अनुपमा चोपड़ा ने मेरे साथ किया, श्री विनोद चोपड़ा की जो पत्नी है, जिनके पति के कश्मीरी हिंदू हैं, उन्होंने जो मेरे साथ किया, उनकी हिम्मत है उनकी कंपनी की कि वो शाहरुख की फिल्म या राजकुमार, और तो छोड़ी बड़े स्टार राजकुमार राव की फिल्म के अगेंस्ट कर सके? बिल्कुल नहीं। अभिषेक बच्चन की फिल्म के अगेंस्ट करके दिखाए। अरे मैं कहता हूं तैमूर के अगेंस्ट करके दिखा दे, हिम्मत है तो। करेक्ट। इनकी हिम्मत नहीं है क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ नहीं सकते, पर मेरे खिलाफ इसलिए कर सकते हैं कि वो जानते हैं एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ नहीं है। जिस दिन उन्हें एक स्टार मेरे साथ फिल्म करेगा, देखिए वही अनुपमा चोपड़ा वगैरह कैसे हाथ जोड़ के सामने सामने घूमेंगे। तो मैं इनकी औकात, इनकी क्वालिटी, इनका कैरेक्टर अच्छे से समझ चुका हूं। मैंने इनसे रिजाइन कर दिया है। मैं ईश्वर से मनाता हूं आप लोग मुझसे दूर रहिए, आप भाई मुझे मत छेड़िए। लेकिन अगर ये मुझे जब छेड़ते हैं, जब मेरे पे अटैक करते हैं, तो मैं एक छोटे कानपुर और भोपाल का लड़का हूं, मेरी ननिहाल कानपुर की है, मैं बड़ा भोपाल में हुआ हूं, तो कुछ तो उस मिट्टी का थोड़ा सा गुंडापन तो मेरे अंदर भी होगा। मैं जो चीज क्रिएट करता हूं उसको डिफेंड करने की भी हिम्मत रखता हूं। और ये लोग ये ना भूलें, मैं एक्स अर्बन नक्सल हूं। मैंने बहुत बसें भी चलाई हैं, मैंने यूनिवर्सिटीज में पत्थर भी फेंके हैं, मैं विधानसभा में भी पत्थर फेंके। तो ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ एकदम भूल गया हूं और साधु सन्यासी हो गया हूं। तो इसलिए इनको भी ये मैसेज देना बहुत जरूरी होता है कि देखो मैं तुम्हारे मामले में नहीं पड़ता था, लेकिन तुम मेरी फिल्म के अगेंस्ट उसे खत्म करने की कोशिश करोगे तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। सर आखिरी प्रश्न, क्या द कश्मीर फाइल्स को अन्य प्रादेशिक भाषाओं में रिलीज करने के बारे में आप सोच रहे हैं, डब करके? देखो अब ये मेरे हाथ में नहीं है भाई। मेरे पास जो कुछ भी था, मेरी सेहत, मेरी नींद, मेरा परिवार, मेरा धन, मैंने 4 साल प्रतिज्ञा लेके तपस्या और त्याग किया। मैं आप सारी दुनिया जानती है मैंने एक पैसा इन 4 सालों में कमाया नहीं, मैंने और कुछ काम नहीं किया। जब मेरे को ओटीटी वाले भयंकर पैसा दे रहे थे, यानी मैं इतना रईस हो जाता आप सोच नहीं सकते, तब मैंने उसको ठुकरा दिया। 3 जगह से मुझे ऑफर थे इंक्लूडिंग नेटफ्लिक्स, मैंने ठुकरा दिया। मैंने कहा मैं सिनेमा हॉल में ही रिलीज करूंगा, क्योंकि इतनी गहन बात ओटीटी में जाके तो वो कोई हंसी मजाक हो जाएगा। और ये फिल्म सिर्फ थिएटर में रिलीज कर रहा हूं। ऑन पेपर तो हमारा बहुत बड़ा घाटा है, लेकिन अगर भारत की जनता को जरा सी भी करुणा हुई और जरा भी वो इस समस्या के साथ जुड़ना चाहते हैं, और इतनी ये एंगेजिंग फिल्म है जिसको बॉलीवुड में एंटरटेनिंग, आप जब घुसेंगे, ये लंबी फिल्म है, छोटी नहीं है। देखिए वर्ल्ड की जितनी क्लासिक्स और एपिक्स हैं वो 3.25 घंटे की होती है, ये 2 घंटे 50 मिनट की फिल्म है।
आप घुसेंगे तो आपको लगेगा अरे 2 घंटे 50 मिनट की फिल्म यार बहुत लंबी है, लेकिन जब आप निकलेंगे तो आप कहेंगे क्या 2 घंटे हो गए? आपको पता भी नहीं चलेगा। ये मैं गारंटी करता हूँ, आप अपनी आँख भी ब्लिंक नहीं कर पाएँगे, ये ऐसी एक फिल्म है। आप सर उठ क्या नहीं पाएँगे। सेंसर सर्टिफिकेट मिल चुका है कि अभी मिलना जी हाँ, बाकी है? जी हाँ, मिल चुका है, बढ़िया, राइट। चलिए। फिल्म खत्म होगी तो 2 घंटे 50 मिनट, 5-6 मिनट तो आप अपनी सीट से भी नहीं उठ पाएँगे। उठ नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं कि मैंने कुछ अद्भुत काम किया, इसलिए ये कहानी इतनी सच्ची है कि समझ में नहीं आता है कि मैं जो देख रहा हूँ, ये मैं कैसे देख पाऊँ इसको। तो अगर भारत की जनता ने इसको थोड़ा भी आप जैसे लोगों की मेहनत से ज़रा भी सक्सेसफुल हो गई, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ प्रतीक, आई विल मेक श्योर कि कम से कम 100 जो भारत के बच्चे लड़के-लड़कियाँ हैं, उनको भी इस तरह की फ़िल्में बनाने का मौका मिले, जो आज कोई नहीं देगा। सर एक छोटा-सा और मैं पूछना चाहता हूँ। जो एक सामान्य माता-पिता होते हैं, जो हम जिन्हें ज़मीन से जुड़े हुए परिवार कहते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार, वो हमेशा अपने बच्चों को डॉक्टर बनना, इंजीनियर बन जाना या फिर 9 टू 5 जॉब्स वगैरह उसकी तरफ ही ज़्यादा पुश करते हैं। और फ़िल्म इंडस्ट्री में जो क्रिएटिव वर्ल्ड हम जिसे कहते हैं, क्रिएटिव क्षेत्र जो हम जिसे कहते हैं, उसकी तरफ ये ज़मीन से जुड़े हुए बच्चे आ ही नहीं पाते। और इस कारण से हम देखते हैं कि जो एलिट जिन्हें हम कहते हैं, वो ज़्यादातर इस इंडस्ट्री की तरफ आते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स को या बच्चों को वो क्रिएटिव फील्ड की तरफ भी आए, उनके लिए आप थोड़ा-सा कुछ बताइए कि वो इस फील्ड की तरफ आने के बारे में सोचे। करेक्ट। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, माँ-बाप की कोई गलती नहीं है। माँ-बाप बच्चों का भविष्य अच्छा नहीं, देखना मैं चाहते हैं। उनमें बराबर तो बिल्कुल, वो उनको उसी जगह जाने की सलाह देते हैं जहाँ उन्हें लगता है यहाँ थोड़ा-सा आसान होगा और सेफ यहाँ पे होगा। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हुँ, अब माँ-बाप बच्चों को गाना गाने से नहीं मना करते, पर बॉलीवुड में जाने से मना करते हैं। हुँ, क्योंकि हमने देखा है कि जो कूल लोग जिनको बोलते हैं आजकल, अंग्रेजी बोलने वाले, स्टाइलिश, रईस, हुँ, बड़े घरों के बच्चे, उनको बॉलीवुड में बिना बात के एंट्री मिल जाती है, सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन मेरे जैसे हिंदी बोलने वाले देसी लोग जो हैं, छोटे शहर से आए हुए हैं, वो सक्सेसफुल होते नहीं हैं। नहीं हो पाता। तो जब वो देखते हैं कि विवेक अग्निहोत्री की ताशकंद फाइल चली, तो उनको थोड़ी-सी आशा की किरण दिखती है। हुँ, फिर कश्मीर फाइल्स आती है, वो थोड़ी-सी और चल जाएगी, तो वो और ओपन माइंडेड हो जाएँगे। हुँ, और जब ऐसा हो जाएगा कि मुझे फ़िल्म का पैसा कमाने में या फ़िल्म रिलीज़ करने में ये जो फालतू के अटैक्स हैं, ये बंद हो जाएँगे, तो उन्हें लगेगा बच्चा सेफ भी है। तो एक हुँ, विवेक अग्निहोत्री की सक्सेस हज़ारों विवेक हज़ारों अग्निहोत्री विवेक जो झांसी में और भुसावल में और अमरावती में बैठे हुए हैं, खड़े कर उनके देंगे, माँ-बाप में हिम्मत बनती है। हिम्मत मैं बनेगी। आपको लास्ट में एक बात बताता हूँ। मेरे हुँ, बड़े भाई जो थे, वो 70 के दशक में अमेरिका में उनका एडमिशन हो गया, तो इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे थे। हुँ, पूरे ग्वालियर के मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार, सब लोगों ने कहा, "अरे भैया इतनी दूर मत भेजो, बड़ा खतरा है, प्लेन कहीं कुछ हो गया, ये हो गया", सब मना करते थे उस वक़्त में। जब मैं बराबर। हार्वर्ड में पढ़ने जा रहा था 80s में, तो मुझे भी सब कहते थे, "देख लो, इतनी दूर जा रहे हो, क्या है?" लेकिन जब लोगों ने फ़ोटो में, वीडियो में देखा कि नहीं, वहाँ तो खुश हैं, ज़िंदगी अच्छी है, तो सब हुँ, माँ-बाप हुँ, ने कहा, "चलो भेजो इनको अमेरिका।" हुँ। तो तेलुगु सिनेमा में तो प्रॉब्लम नहीं होता, मैं हाँ, वहाँ वहाँ पर नहीं आता आंध्रा में तो प्रॉब्लम। वहाँ तो माँ-बाप नहीं कहते, "बेटा हीरो बनने नहीं जाओ।" वहाँ बहुत सारे लोग ज़मीन से जुड़े फ़िल्म मेकर्स बहुत है वहाँ पर। जी, वहाँ एक्चुअली वहाँ सिर्फ ज़मीन से जुड़े लोग हैं। इतने सक्सेसफुल लोग हैं, उन्हें अंग्रेज़ी बोलनी तक नहीं आती है, सिर्फ नहीं तेलुगु आती, बोलते हैं। बराबर। इवन तमिलनाडु में सिर्फ तमिल बोलते हैं। साउथ कोरियन फ़िल्म इंडस्ट्री का भी वही हाल है। वहाँ पर मैंने इतने सारे के ड्रामास देखे, वो एक एक डायलॉग भी इंग्लिश नहीं रखते हैं वो। नहीं, कोई एक वर्ड बंगाल भी में अगर देखिए इंग्लिश आप। यूज़ करते हैं ना, नीचे लिख या देते हैं उसके साउथ कोरियन में लिख देते हैं कि ये इंग्लिश वर्ड हमने यूज़ किया है। यूज़ ही नहीं करते इंग्लिश वो। अरे भाई, मराठी इंडस्ट्री में देखिए, आप बंगाली इंडस्ट्री में देखिए, कोई प्रॉब्लम में शूट कर रहा था, हमारे साथ कुछ मराठी एक्टर्स काम कर रहे थे, हुँ, बहुत ही अव्वल दर्जे के, हुँ, चिन्मय हुँ, और मृणाल और पल्लवी भी मराठी हैं, हुँ, तो सब लोग थे। हुँ, तो मैं किसी हिंदी स्पीकिंग एक्टर को मैं बता रहा था, अरे कोई आउट ऑफ द मेन कास्ट पर हिंदी के हुँ, किसी तो मैं कहता हुँ। कितनी बड़ी विडंबना है। तो कह रहा सर, ये विडंबना का मतलब क्या होता है? तो पीछे से एक मराठी एक्टर बैठा था, उसने बताया। ठीक है? तो बराबर, ये हालत होती जा रही है कि लोग जो है कट गए हैं ज़मीन से। कट गए कई ज़मीन सारे से। तो जो लोग मेरे साथ काम कर रहे थे बॉलीवुड के लोग, वो पूछते थे, "अरे जम्मू में कैसे हुँ, हुँ, शूटिंग करेंगे? वहाँ तो बर्फ गिर रही होगी, दिसंबर की बात है।" मैंने कहा, "जम्मू में आज तक कभी ना बर्फ गिरी है, ना हुँ, गिरेगी। जम्मू में बर्फ नहीं हुँ। गिरती है, बर्फ कश्मीर में गिरती है।" कहते, "नहीं, वो तो पर जम्मू तो कश्मीर में है ना।" लोगों को नॉलेज ही नहीं है, बॉलीवुड में किसी को कुछ पता ही नहीं। तो अभी क्या बोलें उस बारे में? हुँ। विवेक सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आप हमारे चैनल पर आए और मैं हमारे पूरे चैनल की तरफ से द कश्मीर फाइल्स को ढेर सारी शुभकामनाएँ और मुझे पूरा विश्वास है कि ये फ़िल्म अवश्य सफल होगी और लोग भर-भर कर इस फ़िल्म को प्रेम देने वाले हैं।
अरे ये तो आपका प्रेम है, आप ऐसा कह रहे हैं। वो गणित के आंकड़े अलग होते हैं, लोगों को थिएटर में घुसना पड़ेगा, पता नहीं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, पर ईश्वर अगर होगा साथ तो कुछ तो होगा। नहीं, अवश्य होगा सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से इतना समय देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद सर।